हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर दिन एक बीपीएससी का क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। उसी सिलसिला में आज हम लोग एक का करेंगे, निबंध देखेंगे। निबंध ये है कि महिला सशक्तिकरण कैसे, अतीत क्या था उसका, वर्तमान और भविष्य में कैसे होगा। पहले अतीत में इसकी क्या स्थिति थी महिलाओं की, फिर वर्तमान में और भविष्य में कैसे इसको क्या करेंगे, हम लोग सशक्तिकरण को बढ़ाएंगे। इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि हर चीज़ को लिखने के पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमको क्या लिखना है। जैसे कि हम आपको कई बार बोले हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो या निबंध हो, उसको हम बोले थे कि छोटा सा डायग्राम आपको बनाना होगा कि हमको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ताकि क्या पड़ेगा, आपका लिखने की लय बनी रहे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे इसका छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। देखिए इसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना में कि महिलाओं के सशक्तिकरण को अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले समझाएंगे। फिर इसकी सशक्तिकरण क्यों आवश्यकता है ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि प्राचीन काल में महिलाओं की जो स्थिति थी कैसी थी। फिर मध्यकालीन भारत में कैसा था। उसके बाद मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि 19वीं सदी में क्या था, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 19वीं सदी में बात ये था, उसमें बहुत सारे क्या हुआ, धार्मिक सुधार हुए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धार्मिक सुधार में क्या हुआ, राजा राम मोहन जी थे, फिर से दयानंद सरस्वती जी, उसके बाद वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये सभी लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया इन लोगों के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 20वीं सदी में क्या सुधार हुआ उसको पढ़ेंगे। फिर 21वीं सदी जो अभी हम लोग चल रहा है, उसमें महिलाओं के लिए कौन से कदम हम लोग उठाए हैं। फिर ये भी देखेंगे कि अतीत और वर्तमान क्योंकि हो गया को देखते हुए कुछ ऐसा भी करेंगे कि भविष्य में इसकी क्या हो, महिलाओं की जो स्थिति हो वो क्या हो, बेहतर हो सके। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर इसका बाद सकारात्मक परिणाम लिखेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, निष्कर्ष के साथ अंत करेंगे। इतना चीज़ आपको लिखना है, तब आपको जाके 800 शब्द होगा और आपको जो नंबर है क्या हुआ, बेहतर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से, प्रस्तावना से हम लोग शुरू करते हैं। प्रकृति नहीं, गलती हो गया यहाँ पर, स्त्री होगा, यहाँ पे लिख लीजिए। स्त्री और पुरुष से जिस सुंदर सृष्टि की रचना होती है, उसी सृष्टि की मायावी कानन में स्त्री हुआ यहाँ पर भी के साथ। देखिए अभी इसको शुरू से पढ़ते हैं। स्त्री और पुरुष के जिस सुंदर सृष्टि की रचना होती है, उसी सृष्टि के मायावी कानन में स्त्री के साथ आँख मचौली का खेल खेला जाता है। कभी उसे ऊंचा स्थान दिया जाता है तो कभी समान भागीदारी देते हुए अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है, तो कभी घनघोर अंधेरे में ढकेल दिया जाता है। लंबे समय तक इस घनघोर अंधेरे में जीवन यापन करने के पश्चात पुनः उसे सशक्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो स्त्री है और पुरुष, यही दोनों से कब हुआ, सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन फिर भी हमने क्या करते हैं कि अपने इस प्रकृति से भेदभाव करते हुए स्त्रियों क्या करें, भेदभाव करते हैं और उसका कभी ऊंचा स्थान देते हैं तो कभी उसको अर्धांगिनी बना लेते हैं। ऊंचा स्थान देने का मतलब क्या हुआ, ये वैदिक काल की बात होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अर्धांगिनी बनाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हम लोग उसको घनघोर अंधेरे में ढकेल देते हैं, जो कि अब मध्यकालीन तक दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग फिर सोचते हैं कि इनको भी हमको क्या करना है, आगे लाना है। इसके लिए कुछ हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी के साथ 21वीं सदी के प्रारंभ में महिला सशक्तिकरण की गति को तीव्रता दी जाती है। यहाँ सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। सशक्तिकरण शब्द जो है स प्लस शक्ति प्लस करण नामक 3 शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि महिलाओं को विभिन्न तरीकों से सशक्त करना, ताकि वे घनघोर अंधेरे से बाहर निकलकर राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दर्शन जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान भागीदारी कर सके। तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह से भूमिका हुआ। इसमें लिखेंगे, इसमें सब कुछ लिख दिया गया कि माना पीछे कैसा स्थिति था, फिर मध्य में कैसा हुआ, फिर वर्तमान में कैसे स्थिति थी, फिर हम लोग इसको सुधारने के लिए क्यों जरूरी है, ये भी सब कुछ लिख दिया गया। अब आते हैं इसको मेन पॉइंट जो है उसको हम लिखते हैं। महिला सशक्तिकरण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे हम लोग समझते हैं
इसके लिए हमें अतीत की ओर झाँकना पड़ेगा, अर्थात अतीत में महिलाओं की कितनी सशक्त थी यह अवलोकन करना पड़ेगा। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अतीत में महिलाओं की स्थिति क्या थी अतीत में, तभी तो हम इसको ऊपर करेंगे। देख रहे हैं कि अतीत में जो महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतर थी, इसीलिए इसको क्या कर रहा है कि थोड़ा सा उतना ही बेहतर हम लोग को करना है। चलिए अब देखते हैं प्राचीन काल में। तो सबसे प्राचीन कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहाँ से शुरू करते हैं। भारत की प्राचीनतम सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के रूप में मातृ देवी को सर्वोच्च पद प्रदान किया गया है, जो समाज में महिलाओं की दशा को सूचित करता है। जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, कैसा था? में जो था उसमें मातृ देवी का क्या था, पूजा किया जाता है, जो दर्शाता था कि उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, बेहतर थी। उसके बाद ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों के समान ही था। ऋग्वैदिक काल में एक शब्द है जय सतम, जिसका अर्थ होता है कि नारी जो पत्नी के रूप में महानता को क्या ये इंगित करता था शब्द जय देशम। जैसे कि घोषा थी, विश्ववरा, लोपा जैसी विदुषी महिलाएं थी जो सभा, समिति, गण, विदत में भाग लेती थी। ये नाम आपको क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा ताकि काम करेगा। पेपर में प्री में भी पूछ देता है कभी कभी। परंतु इसके बाद स्थिति क्या हुआ, खराब हुआ। देखिए ऋग्वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता तक महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक थी, लेकिन इसके बाद स्थिति खराब हुआ। कब? उत्तर वैदिक काल के बाद। लेकिन ऋग्वैदिक काल के पश्चात महिलाओं की दशा में निरंतर गिरावट आती गई। गुरुकुल में कन्याओं को भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जब गुरुकुल में नहीं भेजेगा तो यानी पढ़ेंगे भी नहीं, जिसका परिणाम यह निकला कि महिला उच्च शिक्षा कुलीन वर्ग तक ही संकुचित हो गई। मतलब कि जो बड़ी घर की महिलाएं थी वहीं पढ़ पाई, क्यों? क्योंकि उनके घर में कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे, वहीं उनको पढ़ाते थे। यहीं से महिलाओं का पतन आरंभ हो गया। सभा और समिति में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी तुलना सुरा और ध्रुत से करने लगा। देखिए सुरा आप जानते हैं शराब होता है, ध्रुत एक जुआ होता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बाल विवाह प्रारंभ हो गया। 9 से 12 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता था। महिलाओं की स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई। जब आप छोटे ही उम्र में शादी कर देंगे तो क्या हुआ, उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। वशिष्ठ धर्मसूत्र एक धर्मसूत्र है, जो कि वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया कि स्त्री स्वतंत्रता के युग नहीं है। बताइए कितना गंदा चीज़ इसमें लिखा गया है। सती प्रथा का प्रारंभ हो गया इसी में। फिर 5वीं से 12वीं शताब्दी में कन्याओं का विवाह आज से 10 वर्ष में कर दिया था। मतलब देखिए यहाँ से 9 से 12 था, लेकिन फिर कम हो गया, अब 8 से 10 वर्ष हो गया। देवदासी प्रथा आरंभ हो गया और सल्तनत काल जो आया, जैसे कि मध्यकालीन में तो उसमें क्या हुआ कि बाल विवाह आरंभ हो गया और बाल विवाह के साथ साथ सती प्रथा के प्रचलन में वृद्धि हो गई। कब? सल्तनत काल में। प्रथा जैसी कृति अभी भी आरंभ हो गई। अब महिलाओं की सभी स्वतंत्रताएं घर के 4 दीवारी के अंदर सीमित हो गई। कालांतर में महिलाएं यही दशा बनी रही। देखिए जो सल्तनत काल तक आते आते महिलाओं का क्या हुआ, वैसा स्थिति खराब हो गया। और ये स्थिति कब तक बनी रही, जब तक कि हम लोग को आज़ादी से लेकर अब तक ही क्या है, अभी भी महिलाओं को उतना स्वतंत्रता नहीं मिला जितना कि उसको मिलना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि परंतु सोचने वाला बात यहाँ पे ये भी है कि किसी भी धर्म सुधारक ने इन्हें सशक्त बनाने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध भी नारी के उत्थान के प्रश्न पर मौन धारण कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संघ में महिलाओं को शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शंकराचार्य भी मौन धारण कर लिए हैं। फिर भी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कबीरदास, मीराबाई, रैदास आदि ने नारी के व्यथा पर ध्यान दिया और महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और स्वतंत्रता की बात की। तो यहाँ पर सोचने वाला बात ये भी है कि कितने बहुत सारे धर्म गुरु भी हुए और धर्म सुधारक भी हुए, लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि महिलाओं के उत्थान पर ध्यान नहीं दिया और न ही उस पर ध्यान। देखिए यहाँ पर कि जो बुद्ध थे एक नया धर्म ही चलाए जो कि मध्यम मार्ग था, लेकिन उन्होंने भी महिलाओं के पर कुछ नहीं बोला और यहाँ तक कि उन्होंने अपने संघ में प्रवेश करने नहीं दिया। शंकराचार्य जैसे बहुत बड़े निकले धर्म सुधारक, वो भी महिलाओं पर नहीं बोले, लेकिन फिर भी भक्ति आंदोलन जो हुआ उसमें कुछ ही लोगों को
गुरु हुए और बहुत सारे उसमें संत हुए जिन्होंने थोड़ा सा क्या हुआ, महिलाओं के प्रति रुझान दिया। ये देखने में मिलते हैं क्या जी, मीराबाई जो कि भक्ति आंदोलन की बहुत बढ़िया क्या है एक संत थी। अब आगे यहाँ तक हो गया मध्यकाल तक। तब ब्रिटिश काल में कैसे महिलाओं को सुधार किया जा रहा है। ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय धर्म सुधारकों ने नारी के इस घुटन भरी व्यथा के खिलाफ सशक्त आवाज उठाना प्रारंभ की। देखिए, ब्रिटिश भारत में कौन, जो पाश्चात्य, जो वैसा व्यक्ति जो कि ब्रिटेन से पढ़कर आया था, यानी जो यूरोप से पढ़कर आया था, वहीं सुधारकों ने नारी की स्थिति पर क्या हुआ, ध्यान दिया। क्योंकि वहाँ पर देख रहा था कि जो यूरोप है वहाँ पर भारत जो नारी है उन लोगों का स्थिति क्या है, भारतीय नारी से क्या है, बेहतर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा जैसे घृणित कुरीतियों को समूल नष्ट कर दिया गया। महिला शिक्षा पर पर्याप्त जोर दिया गया। 19वीं सदी के धर्म सुधारकों ने महिलाओं को सशक्त करने हेतु पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक तथा संपत्ति के अधिकार में असमानता पर प्रहार किया। ये सभी चीज़ें किया गया। जैसा आप जानते हैं कि पर्दा प्रथा पे, बाल विवाह पे जानबे करते हैं, नियम आया था। शिक्षा के अभाव पर भी उसके लिए बहुत सारे स्कूल खोला गया। सती प्रथा आप लोग पता ही होगा, 1929 वाला। फिर बहुपत्नी प्रथा भी बहुत पहले प्रचलित था, यानी कि एक आदमी बहुत सारे पत्नी रख सकता था। विधवा पुनः विवाह पर भी जोर दिया गया, जिसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे पढ़ते हैं। परिणामतः कई सकारात्मक कार्य संपन्न हुए, जैसे कि 1829 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में आया, 1849 में बेंथम स्कूल आया जो कि महिलाओं को शिक्षा पर केंद्रित था। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच भी आया जिसमें स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन दिया गया। तो ये सभी क्या है, कानून बना ब्रिटिश काल में जो कि महिलाओं की शिक्षा पर जोर देता था। फिर 20वीं सदी में भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे कि स्त्री चिकित्सा सेवा की शुरुआत 1914 में किया गया। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पुणे में किया गया। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई। महिला स्वास्थ्य और महिलाओं की चिकित्सा एवं शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए 1916 में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1931 की कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसमें महिलाओं के लिए समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें कि मूल अधिकार की क्या घोषणा किया गया। उसमें समानता का अधिकार जो था, मूल अधिकार में समानता के अधिकार में महिलाओं भी क्या है, शामिल थी। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात 26 जनवरी 1956 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने का प्रावधान किया गया तथा समानता के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14, 15, 16 किया गया। साथ ही उनके उद्धार के लिए क्या किया गया, 15(3) और 16(4) का भी प्रावधान को जोड़ा गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 14, 15, 16 है समानता का अधिकार की बात करता है, लेकिन 15(3) और 16(4) जो है ना, विशेषकर महिला और बालकों पर क्या करता है, जोड़ देता है कि जो राज्य है इनके उत्थान के लिए अलग से कानून बना सकता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके तदंतर महिला उत्थान हेतु कई कानून बनाए गए, जैसे कि जब हम लोग आज़ाद हो गए उसके बाद भी बहुत सारे क्या हुए, कानून बने। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निवारण अधिनियम 1986। 5वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के कल्याण को लेकर विकास तक के मुद्दे उठाए गए। महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा हेतु 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया। तो देखिए, अब आज़ादी के बाद हम क्या किया, हम लोग बहुत सारे काम किए, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू उत्तराधिकार बनाया 1956 में,
मातृत्व लाभ है, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उनके लिए कुछ गर्भवती महिलाओं के लिए दिया जाता है लाभ। उसके बाद दहेज निवारण के लिए 1986 में। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 78 तक चला था, उसके कल्याण को लेकर भी कई सारे उसमें क्या हुआ, मुद्दे शामिल किए गए। उसके बाद महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा हेतु 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग को भी स्थापना कर दिया गया। इतना हम लोग क्या हुआ, कर लिए। उसके बाद 20वीं शताब्दी में भी कुछ हुआ। इन प्रयासों के बाद 20वीं सदी के अंत तक महिलाओं के अपेक्षित सशक्तिकरण न हो सका। जितना चाहिए उतना सशक्तिकरण नहीं हो सका, जिसके कारण 21वीं सदी के प्रारंभ में ही 2001 में महिला सशक्तिकरण नीति लागू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें सशक्त करना। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 20वीं शताब्दी में बहुत सारे काम किया गया, लेकिन फिर भी अपेक्षित मतलब जितना हम लोग अपेक्षा कर रहे थे उतना सशक्तिकरण नहीं हुआ। इसके लिए क्या किया, हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए एक महिला सशक्तिकरण नीति को लाए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1916 में महिलाओं को सशक्तिकरण करने हेतु एक नया मसौदा भी तैयार किया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को आरंभ किया गया। कौन, जो कि महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 2010 में लाया गया। फिर 2005 में महिला घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया। फिर 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने हेतु महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी विशाखा दत्त दिशा निर्देश जारी किया, जिसके तहत कि कार्यस्थल पर यौन शोषण के संदर्भ में महिला तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकती है। ये किया हुआ, ये सभी 21वीं शताब्दी में कुछ काम हुआ। उसके बाद फिर राजनीति में भी कुछ महिलाओं को क्या किया गया, हम लोग ऊपर उठाया गया। ऐसे राजनीति में भी महिलाओं को सशक्त करने हेतु 73 और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत महिलाओं को पंचायत एवं नगर निकायों में 1/3 सीटों का आरक्षण प्रारंभ किया गया। इसका सकारात्मक परिणाम निकला। भारत में ग्राम पंचायत स्तर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 44.4 महिलाएं हैं। स्थानीय शासन में महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाने के लिए बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड जैसे 20 राज्य हैं जो कि महिला आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले कितना आरक्षण था, 1/3, लेकिन उन्होंने 20 ऐसा राज्य है जो कि 50% आरक्षण बढ़ा दिया। भारत सरकार ने 106वें संविधान संशोधन के द्वारा 2023 में एक बिल लाया, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के कुल सीटों का 33% महिला आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद इन प्रयासों के बावजूद भी 21वीं सदी का प्रमुख आंदोलन लैंगिक समानता है। इसे सबरीमाला कैसे देखा जा सकता है। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक समानता को लाने का प्रयास कर रही है। देखिए, इतना हम लोग कर दिए, फिर भी जो लैंगिक समानता है उसको हम लोग नहीं पाट पाए। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष, इस प्रकार अतीत और वर्तमान के परिदृश्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को भविष्य में आगे बढ़ने हेतु सरकार के साथ पुरुष समाज को भी सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है। महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उचित स्वास्थ्य देखभाल, राजनीति में भागीदारी देने से सशक्तिकरण की गति में तीव्रता आएगी। इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। साथ ही अब पुरुष समाज को भी सोच में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हाँ, इसमें देखते हैं कि जो पुरुष समाज है वो भी थोड़ा थोड़ा क्या करता है, सोचता है कि हाँ, महिलाओं को भी आगे क्या करना है, बढ़ाना है। यही कारण है कि यदि महिलाएं नौकरी करती है तो पुरुष को घर के काम करने और संभालने में कोई इतराज नहीं होती है। महिलाएं भी अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने को तैयार है। अतः वह दिन अब दूर नहीं है जब महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान भागीदारी करने लगेगी। केवल ज़रूरत है भविष्य में सभी अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा जाए। पुरुष और महिला समान
समानता प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित हो ही जाएगा। अगर बेहतर वातावरण मिलेगा तो पुरुष और महिला में जो समानता है वो क्या है, प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित हो जाएगा। इसके लिए छोटा सा एक क्या है, दोहा है या शायरी है, जो भी है उसको भी अंत में लिखकर इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जैसा कि है कि आज जिसकी आवाज़ को तुमने कदमों तले दबा दिया, आज जिसकी आवाज़ को तुमने कदमों तले दबा दिया, रुख मोड़ दे आंधी का वे, तुम अधिकार तो दे दो। तो ये लिखने के बाद हम लिखेंगे भविष्य में इन्हीं अधिकारों को प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं सपनों का उड़ान अपनी भर सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको लिखेंगे बढ़िया से और आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास के में, तब तक के लिए धन्यवाद।